हाय दोस्तों, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और लगभग सभी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे। यह कथन सही है। इनका शॉर्ट नेम है पीसी महालनोबिस। जीवाणु अपघटक वर्ग में आते हैं। यहाँ पर मिस प्रिंट है कवक एवं जीवाणु। कवक एवं जीवाणु अपघटक वर्ग में आते हैं, यह कथन भी सही है। अपघटक किसको बोलते हैं? डिकम्पोज। डिकम्पोज को अपघटक बोला जाता है। 20 अगस्त 2022 तक इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता है, यह कथन गलत है। इंडोनेशिया का राजधानी बदल दिया गया है और इसका राजधानी कहाँ कर दिया गया है? नुसंतारा। नुसंतारा इंडोनेशिया की राजधानी बना दिया गया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है, यह कथन भी सही है। अब इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे। इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। राष्ट्रीय आय समिति का स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था राष्ट्रीय आय समिति का स्थापना। अब इसके बाद आगे देखिए, सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन से विद्युतधारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में जब विद्युतधारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? NaOH। NaOH होता है और यह सबसे मजबूत क्षार है। सबसे मजबूत क्षार है। इसका pH मान कितना होता है? तो 14 होता है। pH मान 14 से अधिक नहीं हो सकता। 14 से कम हो सकता है लेकिन 14 से अधिक pH मान नहीं हो सकता। अब इसके बाद देखिए, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधा से निकाला जाता है। लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब उसका रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा, तब उसका रंग कैसा होगा? बैंगनी होगा। अब इसके बाद देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध मिस प्रिंट है, जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में अलग अलग हो जाती है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय माध्यम में कुछ और गंध होता है तो क्षारीय माध्यम में कुछ और गंध होता है, जिसे क्या कहते हैं? गंध सूचक बोलते हैं। इसी को बोला जाता है ऑल्फैक्टरी बोला जाता है। जैसे में प्याज अम्लीय से संयोग करावेंगे तो इसका गंध किसी अलग रहेगा, क्षार से कराएंगे तो अलग रहेगा। उसी तरह लौंग का तेल, उसी तरह वेनिला। चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब के बारे में गलत है। देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, यह कथन सही है। हमेशा काल्पनिक बनता है, गलत है। हमेशा काल्पनिक नहीं, काल्पनिक बनता है, बड़ा बनता है, उल्टा भी बनता है। तो देखिए, जब अवतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक नहीं बनता, काल्पनिक बनता है मात्र एक स्थिति में, जब वस्तु को P और F के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो यहाँ पर क्या बनता है? काल्पनिक बनेगा, सीधा बनता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यह कथन गलत है। अब देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए, कुछ नोट पॉइंट है। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक का उदाहरण है। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक का उदाहरण है। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। जाइलम मुख्यतः सहारा देने का कार्य करता है। अब देखिए, जाइलम क्या करता है? जल एवं खनिज लवण को पहुंचाने का काम करता है। पौधा में जल एवं खनिज लवण को पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम है जो खाद्य पदार्थों को पहुंचाने के लिए का काम करता है, खाद्य पदार्थों का। अब देखिए, अमीबा और लेशमानिया में जन्म द्विखंडन द्वारा होता है, यह कथन भी सही है। लेशमानिया है जो एक प्रोटोजोआ है। लेशमानिया है जो प्रोटोजोआ है
और यह इसी प्रोटोजोआ से काला जार होता है, काला जार होता है। लेशमानिया है जो प्रोटोजोआ है, अमीबा ही प्रोटोजोआ है जो काला जार होता है, जो लेशमानिया प्रोटोजोआ से होता है। इनमें जनन द्विखंडन द्वारा होता है। कुछ और हैं जिनमें द्विखंडन द्वारा जनन होता है। तो देखिए मुकुलन द्वारा जनन हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है। अब देखिए प्लेनेरिया और हाइड्रा में जनन रीजनरेट यानी पूर्ण जनन द्वारा होता है। पूर्ण जनन द्वारा जनन होता है प्लेनेरिया और हाइड्रा में। अब इसके बाद चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। जैविक घटक कहा जाता है। तो देखिए जैविक घटक को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला अपघटक, दूसरा उत्पादक, तीसरा उपभोक्ता। तो ये तीनों जैविक घटक को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। तो इसमें कथन सभी है। अब देखिए पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? टेंसले ने दिया था। अब देखिए उत्पादक क्या है? वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। जैसे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। अब देखिए अपघटक में कवक एवं जीवाणु दोनों आते हैं और ये स्वपोषी होता है। कवक एवं अपघटक होता है जो स्वपोषी होता है। अब देखिए लिंडेमान ने ऊर्जा के 10% का नियम दिया था। लिंडेमान। अब देखिए उत्पादक हरे पेड़ पौधा जो खाना बनाता है, हरे पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश से अपना खाना बनाए, 100% खाना बना लिया। 100% खाना बनाने के बाद जो 100% जो ऊर्जा प्राप्त हुआ पेड़ पौधा में, उस पेड़ पौधा के पत्ती को कौन खाएगा? बकरी खाएगा, गाय खाएगा और भैंस खाएगा। तो पेड़ का जितना एनर्जी है उसका मात्र 10% ही बकरी, गाय, भैंस ग्रहण करेगा। अब गाय, भैंस और बकरी को जो खाएगा उसका ऊर्जा 10% ले पाएगा। बकरी के ऊर्जा का 10% अगला आदमी लेगा। तो लिंडेमान ने यही ऊर्जा के 10% का नियम दिया था। अब देखिए सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। यह कथन भी सही है। और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब देखिए उपभोक्ता किसे कहते हैं? उत्पादक द्वारा बनाया गया भोज्य पदार्थ को जो खाता है उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। उत्पादक द्वारा बनाया गया भोज्य पदार्थ को जो खाता है उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। इसके बाद आगे देखिए प्रश्न क्या है। देखिए कुछ नोट पॉइंट है। नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को इरविन ने इरवादा जेल पुणे में गिरफ्तार कर डाल दिया था। उसके बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अब्बास तैथबाजी कर रहे थे। जब महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया तब नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो अब्बास तैथबाजी कर रहे थे। अब देखिए उपास्थि या कार्टिलेज ठोस प्रोटीन प्लस शर्करा से बनी होती है। उपास्थि का अंग्रेजी नाम है कार्टिलेज, जो ठोस प्रोटीन और शर्करा से बनी होती है। इसका कार्य अस्थि को जोड़कर चिकना बनाती है। और यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? यह नाक में पाया जाता है, कान में पाया जाता है, कंठ में पाया जाता है तथा श्वास नली में पाया जाता है। और यह काफ़ी मुलायम होता है। कान में देखिए, कान को जैसे धक्का दीजिएगा, दाबिएगा वैसा होगा। तो कान भी बना है क्या चीज़ से? उपास्थि ऊतक से ही बना है। इसके बाद देखिए तंत्रिका तंत्र की अधिकतम लंबाई 1 मीटर हो सकती है। तंत्रिका तंत्र की अधिकतम लंबाई 1 मीटर हो सकती है और यह सबसे बड़ी कोशिका है। अब देखिए आयोडीन ठोस चमकदार धातु है। चूँकि हम जानते हैं कि धातु में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है, लेकिन अपवाद में आयोडीन अधातु होते हुए भी इसमें चमक होती है आयोडीन में। अब इसके बाद देखिए
अब इसके बाद देखिए तंत्रिका तंत्र की इकाई को ही न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन कहा जाता है तंत्रिका तंत्र की इकाई को। यह मानव के शरीर में जाल जैसा फैला हुआ है। अब इसके बाद आगे देखिए प्रश्न क्या, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। देखिए एथिलीन पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, जिबरेलिन्स पादप हार्मोन है, इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। पादप के मतलब होता है पौधा, तो इंसुलिन पौधा में हार्मोन नहीं पाया जाता, ये पाया जाता मानव में। मानव में इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह रोग होती है। मधुमेह रोग या डायबिटीज रोग या चिनिया बीमारी जिसको एक भाषा में बोला जाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने से भी मधुमेह रोग होती है। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा तो मधुमेह रोग होता। यह हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। अब देखिए पादप हार्मोन दो और हार्मोन है। एक हार्मोन का नाम है ऑक्जीन, ऑक्जीन है। अब इसके एक हार्मोन और है, उसका नाम है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। तो पादप हार्मोन कितने हो गए, 5। एथिलीन है जो फल पकाने वाला हार्मोन है या प्राकृतिक हार्मोन है, फल पकाने वाला हार्मोन है। और साइटोकाइनिन भी है, जिबरेलिन्स भी है, ऑक्जीन भी है पादप हार्मोन, और एब्सिसिक एसिड भी है। अब इसके बाद देखिए आगे क्या है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसी का नाम है नीति आयोग, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ था। और 2015 से पहले इसका नाम क्या था, तो योजना आयोग था, योजना आयोग था। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता, प्रधानमंत्री, और नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता। योजना आयोग का नाम बदलकर 2015 में नीति आयोग कर दिया गया। अब इसके बाद देखिए योजना आयोग का काम क्या रहता, तो योजना आयोग अब तो नीति आयोग हो गया, तो नीति आयोग का काम क्या रहता, तो नीति आयोग ही निर्धारित करती है कि किस स्थान पर एयरपोर्ट होना चाहिए, किस स्थान से रेलवे को गुजरना चाहिए, नया रेलवे प्रोजेक्ट कहाँ आना चाहिए, किस गांव में रेलवे गुजरना चाहिए, ये सब कहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए, किस जगह पर विश्वविद्यालय होना चाहिए, नीति आयोग ही निर्धारित करके देता है, नीति आयोग ही करता है। अब इसके बाद आगे देखिए प्रश्न क्या है, इकोलाई बीमारी फैलता है, तो इकोलाई बीमारी फैलता है जीवाणु से। इकोलाई में क्या होता है कि हल्का बुखार रहता है, और बुखार आने के बाद पेशाब में जलन आता है, उसी को बोला जाता है इकोलाई बीमारी। इसके बाद आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 1904 में गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था, कहाँ में, तो दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था। अब इसके बाद देखिए परितारिका में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं, यह भी कथन सही है। इसके बाद देखिए हिंद स्वराज पुस्तक गुजराती भाषा में 1909 में लिखा गया था, मिस प्रिंटिंग है, सुधार लीजिएगा। गुजराती भाषा में 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। इसमें नोट कौन गलत है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। अब देखिए 1906 में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में क्या किया था, सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम पहली बार किया था। अब इसके बाद देखिए आगे प्रश्न, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था, तो लाला लाजपत राय ने कहा था। अब देखिए गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। बाल गंगाधर तिलक
1916 में होम रूल मूवमेंट चलाया, कहाँ में? पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में। और 1916 में ही आयरलैंड के एनी बेसेंट मद्रास से होम रूल चलाया। यह लेडी कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। 1916 बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल जो चलाया गया उतना प्रभावित नहीं किया, लेकिन एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया होम रूल आंदोलन बहुत प्रभावित किया था भारत को। अब इसके बाद देखिए लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध किए, इसी की वजह से उनको लाठी से मारा गया और इनका मृत्यु हो गया। लाला लाजपत राय के चेला ही थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। इसके बाद और सुखदेव राजगुरु सब देख रहे थे और लाला लाजपत राय पिटा रहे थे। इसके बाद आगे देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित है। तो इसमें किसका है? राष्ट्रपति ही चुनता है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा, अनुच्छेद 148 के तहत। अब इसके बाद देखिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 में आया और इसका संशोधन किया गया 2019 में। इसके लिए बहुत कड़े नियम भी बना है कि जिसके पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं रहेगा उसको 25,000 रुपया फाइन देना है। मोटर वाहन अधिनियम और 1989 से शुरू हो गया था मोटर वाहन अधिनियम। अब इसके बाद आगे देखिए केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये आती है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, इसके बाद आगे देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? तो इसमें केंद्र या राज्य लगा सकता है जुर्माना। अब देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? तो 2005 में। इसको बोलते हैं आरटीआई के नाम से जाना जाता, राइट्स टू इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार आंदोलन कब हुआ था सर्वप्रथम? तो 1990 में सूचना का अधिकार आंदोलन शुरुआत हुआ था और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम आया था जिसको आरटीआई के नाम से जाना जाता है। इसी के तहत आप कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे देखिए CHCl थ्योरी का नाम है क्लोरोफॉर्म जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से संयोग करता है तो क्या बनाता है? तो ये बनाता है फॉस्जीन गैस। क्या? फॉस्जीन गैस बनाता है, फॉस्जीन गैस। इसका एक और नाम है कार्बोनिल क्लोराइड के भी नाम से जाना जाता है। और फॉस्जीन गैस है जो बहुत विषैला गैस है, जहरीली गैस है। चलिए अब इसके बाद आगे देखिए HCl है जो सबसे मजबूत अम्ल है, HCl, और सबसे मजबूत क्षार NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद आगे देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कांग्रेस ने किस कमेटी का गठन किया था? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए अंग्रेज ने एक कमेटी बनाया था जिसका नाम था हंटर कमेटी बनाया था। और कांग्रेस ने भी एक कमेटी का गठन किया था, उसका नाम था तहकीकात कमेटी। और तहकीकात कमेटी का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो मदन मोहन मालवीय कर रहे थे। यह कमेटी भी उतना प्रभावी नहीं हुआ, कुछ कर नहीं पाया था। इसके बाद देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल को। इसी हत्याकांड में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न
निम्नलिखित में से कौन असत्य फल है? तो देखिए, असत्य फल जो बीजांड से या बीज से उत्पन्न जो फल होता उसको बोलते हैं सत्य फल, और जो पुष्प से उत्पन्न फल होता उसे कहते हैं असत्य फल। अब इसके बाद देखिए, सेब पुष्प से उत्पन्न होता है, नाशपाती, लौकी, ये सब क्या है? सब असत्य फल है। और भी असत्य फल है जिसका नाम है अनानास, काजू, स्ट्रॉबेरी, शहतूत, जैकफल, ककड़ी, ये सब क्या है? असत्य फल का उदाहरण है। सेब है जो थैलमस पुष्प से विकसित होता है, थैलमस से। अब इसके बाद देखिए, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में आया था, यह कथन भी सही है। इसके बाद आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वस्तु एवं सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है, यह कथन सही है। पवन चक्की में बिजली पैदा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम हवा की गति कितना होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा पवन से बिजली कहाँ उत्पन्न हो रही है? तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। अब देखिए, दाल जब हरी होती है तो इसे फलियाँ कहते हैं, यह भी कथन सही है। इसके बाद देखिए, मेढक, शार्क, मगरमच्छ का रक्त गर्म होता है, यह कथन गलत है। इन लोग का रक्त ठंडा होता है। कैसा होता है? ठंडा होता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बना था? तो सर्वप्रथम केरल राज्य में कम्युनिस्ट सरकार बना था। चलिए कुछ नोट पॉइंट है। शेर, कुत्ता और बिल्ली के आँख के पुतली के पीछे टेपिटम लूसिडम परत होती है, इसी कारण से रात में इनकी आंखें चमकती है। टेपिटम लूसिडम क्या करता है कि प्रकाश को अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता, इसी कारण से इन लोगों की आंख रात में चमकती है। अब देखिए, आँख की पुतली की साइज जितनी ही छोटा होगा, प्रकाश में देखने की क्षमता उतना ही अधिक होगा। जैसे में मानव प्रकाश में देखने की क्षमता अधिक होती है, तो इसका क्या होता है? पुतली के साइज छोटा होता है, और जिसकी पुतली की साइज बड़ा होगा वो प्रकाश में नहीं देख पाएगा। जैसे में उल्लू, चमगादड़, क्या? चमगादड़, इन लोग को रात में दिखाई देता है, इसलिए कि प्रकाश की उपस्थिति में इन लोगों की आँख नहीं देख पाता है, क्योंकि इन लोग का पुतली क्या है? पुतली का साइज बड़ा होता है, इसी कारण से अधिक प्रकाश में नहीं देख पाता, इसलिए रात में यह आसानी से देख पाता है। इसके बाद आगे देखिए प्रश्न, 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। 1833 के चार्टर अधिनियम 1833 के चार्टर अधिनियम के समय ही यह आयोग प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किया था। इसके बाद आगे देखिए, राष्ट्रपति के पास कौन सा अधिकार नहीं है? तो संसद की बैठक को स्थगित और निलंबित करना, यह अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। संसद के सत्र को शुरू करना और समाप्त करना, यह राष्ट्रपति के पास अधिकार है। संसद के संयुक्त सत्र को बुलाना, यह भी राष्ट्रपति के पास अधिकार है। संयुक्त बैठक कब बुलाता है राष्ट्रपति? अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त सत्र को बुलाता है, संबोधित करता है। कब? जब धन विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में असहमति चलती है। राज्यसभा और लोकसभा में जब असहमति चलती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 का उपयोग करके दोनों को, राज्यसभा और लोकसभा को बैठाकर संयुक्त सत्र करवाता है। नवनिर्वाचित संसद के पहले सत्र का संबोधन भी करता है। जब नया नया लोकसभा का निर्माण होता है तब संसद सदस्य को राष्ट्रपति ही सत्र को संबोधित करता है। अब देखिए, जब नया नया संसद निर्माण होता है, लोकसभा के चुनाव होता है, जो नए नए सदस्य चुने जाते हैं, तो मंत्री को छोड़कर, जो मंत्री चुने जाते हैं उनको छोड़कर लोकसभा के सभी सदस्यों को
शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है कुछ पल के लिए। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है और यही प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। इसके बाद ही लोकसभा के अध्यक्ष, उसी सदस्य में से लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है और लोकसभा अध्यक्ष को उसके बाद शपथ नहीं दिलाया जाता है। चलिए इसके बाद आगे क्या है, सीड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना 16 फरवरी 2022 को गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतु जनजातियों के लिए लाभ के लिए शुरू किया गया है। यह कथन भी सही है। अब यह इसके लिए कुछ सहायता, वित्तीय सहायता की व्यवस्था भी किया गया। मुफ्त कोचिंग, स्वास्थ्य बीमा, आजीविका पहल और आवास के लिए वित्तीय सहायता सीड के घटक है। यह खानाबदोश घुमंतु जनजातियों के लिए व्यवस्था किया गया है। इसके बाद आगे देखिए क्या प्रश्न है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील किन दो देशों की सीमा पर है? तो यह अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है, जिसका नाम है सुपीरियर झील। क्या झील है? सुपीरियर झील। भारत में भी कुछ मीठे पानी के झील है, जैसे बुलर झील। इसके बाद है नैनीताल झील भी मीठे पानी का झील है। सतताल झील भी मीठे पानी की झील है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, नैनीताल उत्तराखंड में है। अब इसके बाद आगे देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में सही कथन पर विचार करें। चीन विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश है। यह कथन सही है। जर्मनी का सार क्षेत्र का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। जर्मनी का जो सार क्षेत्र है वह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यूक्रेन में डोनेटेज बेसिन एक जगह है, वह भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। भारत के अरावली क्षेत्र को भारत का रूर कहा गया है। यह कथन गलत है। भारत के गोंडवाना क्षेत्र को भारत का रूर कहा गया। यह कहाँ में है? झारखंड में है। अब इसका